हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में आप लोग लगातार व्यस्त होंगे। आज मैं इस वीडियो में स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक वायरल पेपर लेकर आया हूँ। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 4 मार्च को अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में बताए गए जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को अभी से स्टूडेंट तैयार करना पड़ेगा और ये सभी पेपर में आपके छपने वाले हैं। 4 मार्च को आपका पेपर है और इस पेपर में बताए गए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, वो सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे और वायरल पेपर है आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट, और इस पूरा पेपर को, यानी ये जो पेपर है अर्थशास्त्र का, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं और इसके बताए गए प्रश्नों को आप लोग कॉपी में प्लीज तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है, ठीक है। अनुक्रमांक यहाँ पर लिख दीजिएगा, नाम अपना लिख दीजिएगा। पेपर कोड देख सकते हैं 120 ए के पेपर कोड है, ठीक है। अर्थशास्त्र का ये पेपर है। पूर्णांक आप लोगों का अर्थशास्त्र का 100 नंबर का पूर्णांक होता है और जो आपको समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है समय, ठीक है। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट यहाँ पर जो पेपर है इसको पढ़ने के लिए। हर एक विद्यार्थी को 15 मिनट पेपर को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी ये जो पेपर में दिया गया प्रश्न है भैया वो सभी अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में दे रहा है और प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 150 शब्दों में दे रहा है तथा यहाँ पर देखिए 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्दों में दे रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए हैं, यानी जो भी प्रश्न दिया जाएगा कितने नंबर का होगा वो सामने लिखा होगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी ये पेपर जो है स्टूडेंट हमारे साथ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी से पता है तो वो भी बताइएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। सबसे पहला इस पेपर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और पेपर में भी सेम टू सेम आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जे एम किस हो जाएगा, यानी जॉन, ठीक है, जॉन मेनार्ड, ठीक है, जॉन मेनार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये देखिए जॉन मेनार्ड, ठीक है, किस हो जाएंगे, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक। तो पहले का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से असंगत छांटिए, यानी भैया सबसे भिन्न हो। जैसे 3 ऑप्शंस मिलता है, एक भिन्न हो, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय आय मिलता है, व्यक्तिगत आय इसमें भी मिलता है, पूर्ण रोजगार, ठीक है, तो ये भी मिलता है, लेकिन भैया अंतरराष्ट्रीय व्यापार इनमें से कहाँ घुस गया। तो आपका दूसरे का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे भैया एक व्यक्ति से संबंधित है, राष्ट्रीय आय भी, व्यक्तिगत आय भी, पूर्ण रोजगार भी, ठीक है। राष्ट्रीय आय बढ़ोतरी होगी व्यक्तिगत आय से और पूर्ण रोजगार जब मिलेगा तब, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार इनमें से कहाँ घुस गया। तो दूसरे का सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। 1 नंबर का ये आपका प्रश्न है, ठीक है। और क्या पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम या सरकार। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग बताइए केंद्रीय बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं, आप लोग कॉमेंट में बताइए, ठीक है, केंद्रीय बैंक के अंतर्गत, ठीक है। तो तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। विमुद्रीकरण को हम एक प्रकार से क्या कहते हैं भैया, नोटबंदी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें से बताइए, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नवंबर हो जाएगा भैया, नवंबर 2016 में, ठीक है। कब भैया अपनाया गया था, 8 नवंबर, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को लगभग 10:45 पे या 9:45 पर आपका ये कदम उठाया गया था, ठीक है। और 8 नवंबर 2016 को 9:45 पर भैया पता चल गया था कि जो 1000 और 500 रुपये का नोट है वो उस पर नोटबंदी लगा दी गई है, ठीक है भैया, अब वो नहीं चलेगा। समझ में आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रभावी मांग का संबंध है, इनमें से किस
से भैया किस अर्थशास्त्री से प्रभावी मांग का संबंध है? तो पांचवें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जॉन मेनॉर्ड किन्स हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, पांचवें का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर कि एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। एक नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से जो अप्रत्यक्ष कर है कौन है? वैट हो जाएगा, जीएसटी, बिक्री कर या मनोरंजन कर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके, यहाँ पर देखिए तब उसके क्या, तब उसके एक प्रकार से क्या, इनमें से कोई नहीं होता, व्यय में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि होती है या का खा दोनों। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर बताया जा रहा है भैया बुक के हिसाब से वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके व्यय में भी वृद्धि होती है, तो 7वें का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? खरीदने की इच्छा, वस्तु की मांग, वस्तु की मात्रा या वस्तु की पूर्ति। तो इनमें से भैया आंसर बी हो जाएगा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा यहाँ पर देखिए आय पर क्रय करता है उसे क्या कहते हैं भैया? वस्तु की मांग कहते हैं। तो 8वें का बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये पेपर में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आपके 4 मार्च के पूछे जाएंगे पेपर में। और भी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट कॉपी लिखना रही था अर्थशास्त्र की, आपको यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की पूरी कॉपी कैसे लिखे, उसका चित्र कैसे बनाए, वो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी से अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखा है कि इकोनॉमिक्स की कॉपी कैसे लिखना है, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन स्थिर लागत को व्यक्त करता है? यानी वो कौन है भैया जो कि स्थिर लागत को व्यक्त करता है? 1 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से क्या विद्युत बिल हो जाएगा, कच्चे माल पर खर्च हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगा या स्थिर पूंजी पर ब्याज हो जाएगा? तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो डी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, स्थिर पूंजी पर ब्याज हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 9 नंबर का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देखिए फर्म के संतुलन हेतु आवश्यक शर्त होती है। जो फर्म होता है ना उसके जो संतुलन हेतु जो आवश्यक शर्त होता है वो क्या होता है? तो आवश्यक जो शर्त होता है स्टूडेंट वो आपका बी वाला हो जाएगा, सीमांत आय इक्वल टू सीमांत लागत। ठीक है, बराबर आपका सीमांत लागत हो जाएगा। तो 10 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा और उसमें भी आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 10 बहुविकल्पीय जो प्रश्न बताए गए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपके अर्थशास्त्र में पूछा जाता है। ठीक है, 8 जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। इसका आंसर देखिए, सबसे पहला जो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र बताइए। जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना स्टूडेंट, इसके अध्ययन के क्षेत्र आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका उत्तर देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र इस प्रकार है। सबसे पहला है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, दूसरा है रोजगार का सिद्धांत, तीसरा है मुद्रा का सिद्धांत और चौथा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, पांचवा है आर्थिक समृद्धि का सिद्धांत और 6 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का क्षेत्र है जो आपका सेक्शन बी यानी खंड ख है ना, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र उससे लिया गया आपका ये प्रश्न है अति लघु उत्तरीय का, पेपर में आता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को उत्तर भी बता रहा हूँ, तो चाहे आप लोग चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोग वस्तुओं से क्या अभिप्राय है। जो उपभोग वस्तुएं हैं इससे अभिप्राय क्या है ये आपको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए, उपभोग वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है। जो मानवीय आवश्यकताएं हैं ना इसके प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है, इन्हें उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उपभोक्ता वस्तुएं भी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा देखिए प्रयोग किया गया दूध, जो उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया दूध। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, तरलता पास क्या है इसके बारे में आपको बताना है। 3 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आप लोगों को उत्तर देना है। देखिए उत्तर है तरलता पास वो स्थिति है जिसमें ब्याज की दर
यहाँ पर देखिए अति निम्न होती है और सभी निवेशक ब्याज दर में वृद्धि की आशा करते हैं, जिसके कारण निवेशकों को बंधपत्र में निवेश करना यहाँ पर देखिए लाभ क्या है, प्रद नहीं लगता, लाभप्रद नहीं लगता। इस स्थिति में निवेशक बंधपत्रों को बेचकर मुद्रा जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी को तरलता पास कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं आपको राइट आंसर बताता हुआ चलता हूँ और आप लोग क्या है कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके बारे में बताना है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और टोटल 8 ही क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय के बेसिकली पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए सेटेरिस पारिबस, ठीक है, का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे प्रायः किसी भी सैद्धांतिक, यहाँ पे देखिए सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण को सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं। ठीक है, 14 नंबर जो प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्लीज आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए सरकारी बजट के उद्देश्य बताइए। जो सरकारी बजट है ना स्टूडेंट, देखिए सरकारी बजट की मैं बात करूँ आपका तो कई सारे बजट होते हैं सरकारी बजट के। ठीक है, और सरकारी बजट जो आपका क्वेश्चन है ना, जैसे सरकारी बजट 1 फरवरी से, देखिए 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में जो है 28 फरवरी के बीच में जो है संसद में क्या है पेश की जाती है। संसद में क्या है स्टूडेंट पेश की जाती है एक प्रकार से जो बजट का उद्देश्य होता है कि भैया ये बजट का उद्देश्य है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उत्तर है सरकारी बजट के उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है आय का पुनः वितरण, दूसरा है संसाधनों का पुनः आवंटन, तीसरा है आर्थिक स्थिरीकरण और चौथा है सार्वजनिक व्यय में आर्थिक समृद्धि। ये सरकारी बजट के उद्देश्य है जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि अदायगी संतुलन से आप क्या समझते हैं, यानी परिभाषा में दे रहा है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए अदायगी संतुलन या भुगतान शेष संतुलन BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में खासकर 2 वर्ष में वस्तुओं सेवाओं का परिसंपत्तियों के लेन देन का वितरण है। BOP फुल फॉर्म आपका क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए उत्पादन संभावना सीमा क्या है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए उत्पादन संभावना ब्रैकेट में वक्र उत्पादन संभावना सीमा या हस्तांतरण वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, सभी जो संभव संयोगों को उसको क्या दर्शाता है, जिनका सबसे पहला है कि उपलब्ध संसाधनों तथा दूसरा है वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है, तो ये उत्पादन संभावना सीमा है जो कि इसका परिभाषा बताया गया है। आखिरी क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट जो हमारा दिया हुआ था ना क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का, इसका आखिरी क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए एक पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पारिभाषिक लक्षण निम्न प्रकार से है। ठीक है, इसमें कोई हमें 3 विशेषताएं बतानी थी। सबसे पहला देखिए बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, यानी भैया बेचने वाला और लेने वाला होता है। ठीक है, दूसरा है प्रत्येक फर्म एक रूपी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, अर्थात एक फर्म के उत्पाद तथा किसी अन्य फर्म के उत्पाद में भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तीसरा है फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषता है जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्टूडेंट आंसर देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अब आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल आपका 6 प्रश्न होता है पेपर में। ठीक है, और हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है। तो ठीक है, 36 नंबर आपको इसी से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बता रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अरिदीमान वक्र क्या है। ठीक है, क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का पारिभाषिक या देखिए परिभाषित कीजिए, पारिभाषिक लिखा है स्टूडेंट, परिभाषित कीजिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अरे परिभाषा दे रहा है स्टूडेंट। 6 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, इसको भी आप लोग समझाइए। ठीक है, तो ये भी आपका 6 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो बताया गया है ना, इसका भी आपको आंसर जो है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और काफ़ी सारी वीडियोज में भी मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है। अब देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, देखिए इसका 25 नंबर क्वेश्चन की एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जिस पर उसकी बजट रेखा उच्चतम अनुदिवार वक्र को स्पर्श करती है, आरेखों की सहायता से समझाइए। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1300 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच को मापने की किसी एक विधि को समझाइए, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि को विस्तार से समझाइए, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया हुआ कि किस के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अल्पकालीन पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म के संतुलन की विविध दशाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया हुआ है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय की मैं बात करूँ तो आपका टोटल 6 प्रश्न दिया हुआ है। पेपर में केवल आपको 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। अथवा वाले में से किसी एक को कर सकते रहे तो आप ऊपर वाला कर लीजिए। आपको ये याद रखना है पेपर में केवल आपको एक ही प्रश्न करना है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय में से, सॉरी विस्तृत उत्तरीय में से, जो कि आपका 25 वाले में, ठीक है। टोटल 3 प्रश्न होता है, अथवा लगाकर 6 होता है, तो पेपर में 3 ही करना होगा, ठीक है, जिसके लिए आपका 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 6 आपको 900 शब्दों में तीनों मिलाकर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग तैयार कर लीजिए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हालांकि मैंने कुछ वीडियोज में भी इसका आंसर आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग अभी से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।